साइंस के मुताबिक अगर कोई इंसान एवलांच में दब जाए तो उसके जिंदा बचने के चांसेस सिर्फ पहले 15 से 30 मिनट में ही होते हैं और 2 घंटे के बाद सर्वाइवल रेट 1% से भी कम हो जाता है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंडियन सोल्जर 35 फीट गहरी कंक्रीट जैसी सख्त बर्फ के नीचे पूरे 6 दिन यानी 156 घंटे तक जिंदा रहा, बिना खाना, बिना पानी और -55 डिग्री के जानलेवा टेम्परेचर में। Lance Naik Hanuman, who was in an avalanche in Siachen, has been found alive under the snow. बात है 3 फरवरी 2016 की। सुबह का वक्त था। जगह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक जंग का मैदान, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को अक्सर थर्ड पोल या तीसरा ध्रुव कहा जाता है। ये 76 किलोमीटर लंबी बर्फ की नदी है जो पाकिस्तान और चीन के बीच एक दीवार की तरह खड़ी है। लेकिन सियाचिन की लड़ाई रिसोर्सेस या पॉपुलेशन के लिए नहीं है। ये लड़ाई है ओरो पॉलिटिक्स की, यानी पहाड़ों पे कंट्रोल करके दुश्मन पर नजर रखने की स्ट्रेटजी। इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशंस मेघदूत लॉन्च किया था। हमें इंटेल मिली थी कि पाकिस्तान इस एरिया पे कब्जा करने के लिए ऑपरेशंस अबाबील प्लान कर रहा है। भारत ने तेजी दिखाई और सेल्टोरो रेस की हाइट पे अपना कंट्रोल जमा लिया। आज हम जिन हाइट्स पे बैठे हैं वो हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस देती है। हम वहाँ से पाकिस्तान और चीन दोनों की मूवमेंट को देख सकते हैं, लेकिन इस एडवांटेजेस की कीमत बहुत भारी है। डाटा बताता है कि भारत अपनी आर्मी को वहां बनाए रखने के लिए हर दिन लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन पैसों से ज्यादा बड़ी कॉस्ट है इंसानी जान की। 1984 से लेकर अब तक 870 से ज्यादा जवान सियाचिन में शहीद हो चुके हैं। उनमें से मोस्टली दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि वाइट एनिमी यानी वहाँ के वेदर और जानलेवा ठंड से मारे गए हैं। सोनम पोस्ट जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतनी ठंड में मेटल भी कांच की तरह टूट सकता है और अगर कोई जवान नंगे हाथों से बंदूक छू ले तो तुरंत फ्रॉस्ट वाइट हो जाता है, यानी कि स्किन कुछ ही सेकंड में जम जाती है। यहाँ हवा में ऑक्सीजन भी सी लेवल से आधी यानी बहुत ही कम होती है। ऑक्सीजन की इसी कमी से हाइपोक्सिया हो सकता है, जिसमें दिमाग धुंधला सा महसूस करता है और चक्कर आने लगते हैं। इसी ऊंचाई पे हेप का खतरा भी रहता है, जिसमें फेफड़ों में पानी भरने लगता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इन हालात में जवानों के लिए हर दिन सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ की नॉर्डर्न ग्लेशियर सेक्टर में 19,600 फीट की जानलेवा ऊंचाई पर एक भारतीय सेना की पोस्ट मौजूद थी जिसका नाम था सोनम पोस्ट। आमतौर पर जब हम एवलांच या हिमस्खलन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बहुत सारी बर्फ जो पाउडर की तरह गिर रही है। लेकिन उस सुबह सोनम पोस्ट पे जो हुआ वो कोई आम एवलांच नहीं था, वो एक आइस एवलांच था। अचानक बिना किसी वार्निंग के एक बहुत बड़ा हैंगिंग ग्लेशियर, एक लटकता हुआ ग्लेशियर अपनी जगह से टूट गया। आप इसकी साइज का अंदाजा इस बात से लगाइए कि बर्फ की ये दीवार लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी और 800 मीटर ऊंची थी। जब ये नीचे गिरी तो ये रुई जैसी मुलायम बर्फ नहीं थी, ये नीले रंग की एक ठोस बर्फ थी जो कंक्रीट जितनी सख्त थी। इसका वजन और ताकत इतना ज्यादा था कि इसने पूरे सोनम पोस्ट को एक झटके में कुचल दिया। वहाँ मौजूद मद्रास रेजिमेंट के 10 बहादुर जवान जो शायद उस वक्त अपनी सुबह की ड्यूटी कर रहे थे, पलक झपकते ही 35 फीट यानी लगभग 3 मंजिला इमारत जितनी गहरी ठोस बर्फ के नीचे दफन हो गए। कोई डिस्टेंस सिग्नल नहीं, कोई रेडियो कॉल नहीं, बस एक पल में सब कुछ शांत हो गया। रिसर्च बताती है कि इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा हाथ था। स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट के डाटा के मुताबिक हादसे से पहले के 15 से 20 दिनों में सियाचिन का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया था। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। बर्फ और पहाड़ों के बीच जो पकड़ होती है वो कमजोर हो जाती है। पानी रिसकर दरारों में जाता है और उन्हें और चौड़ा कर देता है। सोनम पोस्ट के ऊपर जो हैंगिंग ग्लेशियर था वो इसी गर्मी की वजह से अपनी पकड़ खो बैठा। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर समझना जरूरी है स्नो एवलांच और आइस एवलांच के बीच। मीडिया अक्सर इन्हें एक ही समझ लेता है। स्नो एवलांच इसमें बर्फ की परतें गिरती है जिनके बीच हवा होती है, इसमें डेंसिटी कम होती है और बचने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। आइस एवलांच ये ठोस ग्लेशियर का टूटना है। इसकी डेंसिटी 917 किलोग्राम होती है जो कंक्रीट के मलबे जैसी होती है,
जब सोनम पोस्ट पे बर्फ गिरी तो वो पाउडर नहीं था, वो 800 इंटू 1000 मीटर के दायरे में फैले हुए कंक्रीट जैसे सख्त बर्फ के बड़े बड़े बोल्डर थे। रेस्क्यू टीम ने बाद में बताया कि वहाँ की बर्फ कंक्रीट से भी ज्यादा सख्त थी। इसी वजह से वहाँ मौजूद फाइबर ग्लास के हंस माचिस की डिब्बी की तरह पिचक गए और किसी को संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिला। जिस पोस्ट पे यह हादसा हुआ उसका नाम सोनम पोस्ट ऐसे ही रेंडमली नहीं रखा गया है, बल्कि इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है। ये कहानी 1984 की है, जब सियाचिन को सिक्योर करने की रेस चल रही थी। उस वक्त एक पेट्रोलिंग पार्टी को इस पोस्ट पे कब्जा करने का काम सौंपा गया था, लेकिन रास्ते में उनके यंग ऑफिसर एक गहरी खाई में गिर गए और बुरी तरह घायल हो गए। पाकिस्तानी आर्मी करीब थी, मिशन को रोका नहीं जा सकता था। तब कर्नल पुष्कर चंद ने एक मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने टीम के एनसीओ हवलदार सोनम को ऑर्डर दिया कि वो बाकी टीम को लीड करे और पोस्ट पे कंट्रोल हासिल करे। हवलदार सोनम ने मैप रीडिंग में बहुत एक्सपर्ट ना होने के बावजूद अपनी टीम को उस हाइट तक पहुंचाया और दुश्मन के पहुंचने से कुछ ही दिन पहले वहां तिरंगा फहरा दिया। वहां सरवाइव करने के लिए उन्होंने और उनके साथियों ने बर्फ के अंदर सुरंगें खोदी। जब उनके कमांडर ने रेडियो पे सिचुएशन पूछी तो हवलदार सोनम ने एक लाइन कही थी जो हिस्ट्री बन गई, सोनम पोस्ट ऑल ओके। तब से 32 साल तक वो पोस्ट उनकी इसी बहादुरी के सिंबल के रूप में वहां खड़ी थी, जब तक कि 3 फरवरी 2016 को पहाड़ ने ही धोखा नहीं दे दिया। 2016 में इस पोस्ट की जिम्मेदारी 90s मद्रास रेजिमेंट के पास थी। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है और इसके जवानों को प्यार से थम्बीज कहा जाता है, जिसका मतलब तमिल में छोटा भाई होता है। सोनम पोस्ट पे तैनात वो 10 जवान साउथ इंडिया के अलग अलग राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से आए थे। वो कोई नॉर्मल सोल्जर्स नहीं थे, उन्हें उनकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस के बेसिस पे स्पेशली सेलेक्ट किया गया था। बर्फ के नीचे जो जवान दफन थे उनके नाम थे सूबेदार नागेश्वर टीटी, जो कि पोस्ट कमांडर थे। इन्हें इनके साथी रेम्बो बुलाते थे। वे कर्नाटक के रहने वाले थे और पहले एनएसजी कमांडो रह चुके थे। हवलदार एलुमलई एम, लॉस हवलदार एस कुमार, ये उनका सियाचिन में सेकंड टर्म था। 1999 में भी वो वहाँ सर्विस दे चुके थे। लॉन्स नायक सुधीश बी, सिपाही महेश पीएन, सिपाही गणेशन जी ये पोस्ट के सबसे यंग मेंबर थे, जिन्होंने 2010 में आर्मी ज्वाइन की थी। सिपाही रामामूर्ति एन, सिपाही मुश्ताक अहमद एस, सिपाही सूरवंशी एस बी और 10वें थे लॉन्स नायक हनुमत्थप कोपर, कर्नाटक के रहने वाले जो योग और प्राणायाम के बहुत बड़े फॉलोवर्स थे। जैसे ही सोनम पोस्ट से संपर्क टूटा, भारतीय सेना ने तुरंत अपनी सबसे बड़ी रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन बोर्न टू विन। लेकिन ये ऑपरेशन कोई आसान नहीं था। इस मिशन में लगे आर्मी ऑफिसर को लगातार कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। जैसे वहां लगातार बर्फीले तूफान चल रहे थे, जिससे विजिबिलिटी 0 हो गई थी। तापमान दिन में -30 डिग्री सेल्सियस रहता और रात में -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था, जिससे मशीनों की बैटरियों मिनटों में डिस्चार्ज हो रही थी और हाइड्रोलिक लाइंस भी जम रही थी। 19,600 फीट की ऊंचाई पे कुदाल चलाना भी एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, पर इंडियन आर्मी की भी पूरी तैयारी थी। सेना ने वहां 150 से ज्यादा स्पेशलिस्ट भेजे। ये हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल और सियाचिन बैटल स्कूल के बेस्ट जवान थे, लेकिन साधारण फावड़ों से उस ठोस बर्फ को नहीं हटाया जा सकता था। इसलिए रोड ड्रिल्स और मैकेनिकल आइस कटर को हेलीकॉप्टर के जरिए पार्ट्स में वहां पहुंचाया गया और फिर ऊपर जाकर असेंबल किया गया। इसी बीच इस ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल हुआ। डीप पेनिट्रेशन रेडार जो 20 मीटर गहराई तक किसी भी मेटल या हीट सिग्नेचर को पकड़ सकता था, और रेडियो सिग्नल डिटेक्टर जो मलबे के नीचे दबे किसी भी रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी को खोजने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ आर्मी के पास 2 रेस्क्यू डॉग डॉट और मीसा भी थे, जिन्हें सूंघने की खास ट्रेनिंग मिली थी। इतने भयानक ठंड में जहां सूंघने की एबिलिटी भी कम हो जाती है, वहां इन दोनों ने 800 इंटू 1000 मीटर के विशाल मलबे में सही जगहों की पहचान की और मशीनों को डायरेक्शन देने में बड़ी मदद की। जवान 24 घंटे शिफ्ट में काम कर रहे थे। उम्मीद टूट रही थी, लेकिन हौसला नहीं। आमतौर पर एम्बुलेंस में दबने के बाद बचने के चांसेस पहले 15 से 30 मिनट में ही होते हैं और 2 घंटे के बाद बचने के चांसेस 1% से भी कम रह जाते हैं। लेकिन यहाँ दिन बीतते जा रहे थे। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5,
6 दिन बीत चुके थे। मेडिकली 35 फीट बर्फ के नीचे 6 दिन तक जिंदा रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन 8 फरवरी को शाम को रडार और कुत्तों के इशारों पर काम करते हुए रेस्क्यू टीम ने बर्फ में लगभग 35 फीट नीचे एक जगह ड्रिल किया। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें अपने साथियों की बॉडीज मिलेगी। उन्होंने मोस्टली बॉडी रिकवर कर लिए थे, लेकिन जब वो 10वें जवान तक पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। ऑफिसर लॉन्स नायक की सांसें चल रही थी, वे होश में थे। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। दिस वॉज अ मिरेकल। लॉन्स नायक 156 घंटे तक बर्फ की कवर में जिंदा कैसे रहे? इसके पीछे 3 मेन थ्योरीज दी गई है। द एयर पॉकेट थ्योरी सबसे साइंटिफिक कारण ये था कि जब बर्फ गिरी तो बड़े बोल्डर्स या हंट के ढांचे ने एक छोटा सा एयर पॉकेट बना दिया, जिसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन बची रह गई, जो उन्हें सांस लेने के लिए मिलती रही। दूसरी थ्योरी ये थी कि लॉन्स नायक योग और प्राणायाम का कड़ा अभ्यास करते थे। योग की वजह से शायद वो अपनी सांसों पे काबू पा सके और अपनी मेटाबॉलिक रेट को धीमा कर सके, जिससे उनके शरीर को कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। इसे यौगिक हाइबरनेशन कहा जा सकता है। और एक और थ्योरी ये है कि इतनी ठंड की वजह से उनका शरीर हाइपोथर्मिया में चला गया होगा, जिससे शरीर की सारी प्रोसेस धीमी हो गई और दिमाग को कम ऑक्सीजन में भी नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि वे जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत बेहद ही नाजुक थी। 6 दिन से बिना खाना पानी के थे। दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो गया था, लीवर और किडनी फेल हो रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें कोई फ्रॉस्ट बाइट नहीं था, जिसका मतलब था कि एयर पॉकेट ने उन्हें सीधे बर्फ की ठंडक से कुछ हद तक बचाए रखा था। लॉन्स नायक को तुरंत एयरलिफ्ट करके दिल्ली की आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल लाया गया। अगले 3 दिनों तक पूरा भारत थम सा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें देखने अस्पताल गए थे। देश के टॉप डॉक्टर्स की टीम दिन रात उनकी जान बचाने में जुटी हुई थी, लेकिन शरीर को जो नुकसान हुआ था वो बहुत ही गहरा था। मेडिकल टर्म्स में इसे रिपरफ्यूजन इंजरी कहते हैं। जब बहुत समय बाद शरीर में खून का फ्लो वापस शुरू होता है तो कभी कभी टॉक्सिन्स फैलने से ऑर्गन फेलियर हो जाता है। निमोनिया और सेप्टिक शॉक ने उनके शरीर को तोड़ दिया था और 11 फरवरी 2016 को रेस्क्यू के 3 दिन बाद लॉन्स नायक ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन उन 6 दिनों के संघर्ष ने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय सैनिक की रूह को बर्फ की मोटी परतें भी नहीं दबा सकती। लॉन्स नायक की कहानी में हमें बाकी 9 वीरों को नहीं भूलना चाहिए। उनके पार्थिव शरीरों को 9 फरवरी तक निकाल लिया गया था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें बेस कैंप से नीचे लाने में देर हुई। जब वो अपने घर पहुंचे, चाहे वो तमिलनाडु के वेलोर में हवलदार एलुमलई हो या आंध्र प्रदेश में सिपाही मुश्ताक अहमद, तो हजारों लोगों का हुजूम उन्हें श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा। 90s मद्रास रेजिमेंट के वो 10 शेर नागेसा, एलुमलई, कुमार, सुधीश, महेशा, गणेशन, रामामूर्ति, मुश्ताक, सूरवंशी और हनुमत्थप्पा, वे वहां किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि अपने फर्ज के लिए खड़े थे।